नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी आखिर किसको कहा जाता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किसी पदार्थ में आवेश है या नहीं है, इसका स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी जैसे उपकरण से कैसे पता लगाते हैं। उसके बाद अंत में पढ़ा था हम लोगों ने कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, अर्थात किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के आ जाने से वो कैसा होता है और उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से निकल जाने पर कैसे होता है। तो अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, तो आप उस लेक्चर को देखिए। आप बात करते हैं दूसरे लेक्चर में। दूसरे लेक्चर का पहला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। आखिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक पदार्थ और दूसरा होता है विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं दोस्तों जो अपने में से आवेश को सुगमतापूर्वक प्रवाहित होने देता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को चालक पदार्थ कहा जाता है। आखिर चालक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चालक पदार्थ के अंतर्गत हम आते हैं, आप आते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी अपने आप में स्वयं एक चालक पदार्थ है और धातुएं जो क्या होती हैं चालक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर विद्युत रोधी पदार्थ, दूसरे प्रकार के पदार्थ है ना, जिसको बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, ये किसे कहते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो अपने में से होकर आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। तो ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, आपने पहले लेक्चर में कई बार सुना होगा, कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़। तो ये सभी क्या हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हैं। तो कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, लकड़ी, तो ये सभी क्या हैं विद्युत रोधी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एक तीसरे प्रकार के पदार्थ की मैंने बात कही थी जिसको बोलते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिसमें चालक पदार्थ जैसा भी गुण होता है और विद्युत रोधी पदार्थ जैसा भी गुण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन 14 चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स के। ठीक है, अभी इसको इतना ही जानते हैं कि आखिर अर्धचालक किसको बोलते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालकता और विद्युत रोधी दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थों का ये गुण हमें ये दर्शाता है दोस्तों कि जैसे कि हम कंघी करते हैं या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो कैसे उन पदार्थों में आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन अगर उसी जगह हम लोग किसी चालक पदार्थ को कपड़े से रगड़ें, ठीक है, तो उस चालक पदार्थ में कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता। तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण आपके इस डेफिनेशन में छुपा है दोस्तों। आखिर चालक पदार्थ किसको कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक कांच की छड़ लेते हैं, अब इस कांच की छड़ को अगर लेते हैं और इसको रेशम या ऊनी के कपड़े से रगड़ते हैं, तो जितने भाग में हम लोगों ने घर्षण उत्पन्न किया है, आवेश उतने ही भाग में क्या होगी, उत्पन्न होगी और वहीं का वहीं एकत्रित होगी। क्या विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाती है, नहीं। विद्युत रोधी पदार्थ का ऐसा गुण होता है कि वह आवेश को अपने में से प्रवाहित ही नहीं होने देता। तो जिस भाग में घर्षण होता है वहाँ पे आवेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो आवेश अगर उत्पन्न करना है तो हम लोग किस में कर सकते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ में। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा लेते हैं कि चालक पदार्थ, जैसे एक लोहे को ले लेते हैं। अब इस लोहे को जो कि चालक पदार्थ हैं किसी कपड़े से रगड़ें तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन ये आवेश क्या होगा, चारों ओर, इस लोहे के चारों ओर क्या होगी, समान रूप से वितरित हो जाएगी। अब अगर इस चालक पदार्थ को मैंने अपने हाथों से संपर्क में रखा है, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में रखा है, तो होगा क्या, ये आवेश मेरे हाथ से होते हुए पूरे मेरे शरीर में चला जाएगा। अब चूंकि मेरा शरीर क्या है, पृथ्वी से संपर्क में है, तो वो आवेश कहाँ चले जाएगी, पृथ्वी में चले जाएगी। इस प्रकार क्या इस पदार्थ में आवेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या होती है, जब भी हम लोग किसी चालक पदार्थ को रगड़ते हैं या उसमें घर्षण उत्पन्न करते हैं तो वो चालक पदार्थ आवेशित नहीं रहता। ठीक है, बजाय इसके कि अगर विद्युत रोधी पदार्थ को रगड़ा जाए तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा। तो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि कैसे विद्युत रोधी पदार्थ को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि विद्युत रोधी पदार्थ आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं होने देता, वो एक ही भाग में एकत्रित रहता है पृष्ठ पर। अगर आप बात करें कि इस चालक पदार्थ में यहाँ पे रबर लगा दें, है ना, एक विद्युत रोधी पदार्थ लगा दें, उसको अगर पकड़ें, हमसे डायरेक्ट संपर्क में ना रहें, तब इस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होगा और वो चारों तरफ, चारों ओर समान रूप से वितरित होंगी। ठीक है,
लेकिन अगर ये हमारे शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और हमारा शरीर पृथ्वी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसी जगह विद्युत रोधी पदार्थ लें तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भू संपर्कन आखिर किसको कहा जाता है। तो भू संपर्कन में जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक चालक पदार्थ लिए, उस चालक पदार्थ को मैंने रगड़ा, उसमें आवेश उत्पन्न हुआ, उसको मैंने अपने हाथों पे रखा, वो आवेश मेरे हाथों से होते हुए कहाँ चले गया? पृथ्वी में चले गया। अर्थात किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक पदार्थ द्वारा भूमि के संपर्क में रखना भू संपर्कन कहलाता है। ठीक है, किसी आवेशित चालक पदार्थ को किसी चालक पदार्थ के द्वारा भूमि के संपर्क में रखना भू संपर्कन कहलाता है। तो इस तरह से आपने भू संपर्कन समझा होगा। तो देखो, मान लेते हैं कि ये कोई एक आवेशित पदार्थ है, ठीक है, या जैसे इसको ऋणावेश लेते हैं, ये ऋणावेशित पदार्थ है, ठीक है। अब इस ऋणावेशित पदार्थ को हम लोग ने क्या है, ये भूमि है, तो इस ऋणावेशित पदार्थ को भूमि से किसी चालक पदार्थ द्वारा हम लोगों ने संपर्क में रखा, ठीक है। ये हम लोग क्या है, भूमि है, पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये है हम लोग का आवेशित पदार्थ, आवेशित चालक पदार्थ, ठीक है। तो ये आवेशित पदार्थ है। इस आवेशित पदार्थ को हम लोग ने भूमि के संपर्क में किसके साथ रखा? चालक पदार्थ के साथ संपर्क में रखा। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये आवेशित पदार्थ यहाँ से आवेश इस चालक पदार्थ से होते हुए कैसे चले जाएगी? भूमि में चले जाएगी। अब ये आवेशित पदार्थ कैसे रहेगी? उदासीन, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी आवेशित पदार्थ को किसी चालक पदार्थ द्वारा भूमि के संपर्क में लाने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहलाती है। तो इस तरह से आपने समझा होगा कि किसको चालक पदार्थ कहते हैं, किसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं और ये अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, और भू संपर्कन आखिर किसको कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग आवेशन की प्रक्रिया, अर्थात किसी भी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधि होती है दोस्तों। एक होता है घर्षण विधि, दूसरा होता है चालन विधि और तीसरा होता है प्रेरण विधि, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि पहले 2 जो विधि हैं, घर्षण विधि और प्रेरण चालन विधि, उन दोनों विधियों के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में कुछ बताया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग 3 प्रकार की होती है आवेशन की प्रक्रिया। एक होती है घर्षण द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, दूसरा चालन विधि द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, और तीसरा है प्रेरण विधि द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। प्रेरण विधि आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा कि घर्षण विधि और चालन विधि आपके पहले लेक्चर में कहाँ का यूज़ हुआ है तो आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे घर्षण विधि। घर्षण विधि में हम लोग ने देखा है दोस्तों, कई बार जब कांच की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच में क्या होती है, धनावेश आती है। अगर कांच में धनावेश आई है तो रेशम के कपड़े में क्या आएगी, ऋणावेश आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रगड़ने की प्रक्रिया में एक पदार्थ पर जितना धनावेश आएगा दूसरे पदार्थ पर उतना ही क्या होगा, ऋणावेश आएगा। तो अगर घर्षण द्वारा एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ से इस पदार्थ में गया तो देखो, हम लोग जानते हैं कि आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आता है तो पदार्थ कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित, और अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो पदार्थ कैसे होता है, धनावेशित, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, घर्षण की प्रक्रिया द्वारा, अर्थात किन्हीं भी 2 वस्तुओं को रगड़कर, 2 पदार्थों को रगड़कर हम लोग उसमें आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेशित हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये सिंपल घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने पहले चैप्टर में कई बार सुना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग सोडियम और क्लोरीन का लिए थे एक एग्जांपल, है ना। तो सोडियम से क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन में चले गया था, तो सोडियम कैसे हुआ था, धनावेशित, और क्लोरीन कैसे हुआ था, ऋणावेशित। तो इस तरह से हम लोग घर्षण द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए मैं आपको एक उपकरण का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ठीक है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये पिछले लेक्चर का टॉपिक था, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, कि आखिर किसी पदार्थ को कैसे आवेश का किसी भी पदार्थ में आवेश का पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे दोस्तों, आप लोग को अगर याद होगा तो हम लोग उस पदार्थ को यहाँ पे लाते थे जो कि क्या है, आवेशित है। तो उस आवेशित पदार्थ को हम लोग इस चालक पदार्थ के संपर्क में लाते थे
अब यहाँ पे संपर्क में लाने में क्या होता था, मैंने आप लोग को बोला था कि अगर यहाँ पे धनावेश है तो ये वाला जो पदार्थ है इसमें भी क्या होगा, धनावेश। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये धनावेशित पदार्थ है और इसको हम लोग ने चालक पदार्थ के संपर्क में लाया तो क्या होगा, ये जिस आवेश से आवेशित है उसी आवेश का क्या होगा, इस चालक पदार्थ में वितरण हो जाएगा, है ना। इस चालक पदार्थ के चारों ओर वो आवेश क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाती थी, स्वर्ण पत्र में जाती थी, ठीक है। ये क्या है, सोने की 2 पन्नियाँ हैं। अब जब सोने की दोनों पन्नियों में जाती थी तो यहाँ पे क्या होता था, इसमें एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण उत्पन्न होता था और ये एक दूसरे से दूर चले जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो ये आवेशित पदार्थ है, इस पदार्थ को इस चालक पदार्थ के अगर संपर्क में लाएं तो वो आवेश इस चालक पदार्थ में चारों ओर समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित होती है। अर्थात किसी भी आवेशित पदार्थ के संपर्क में, जैसे मान लेते हैं ये एक आवेशित पदार्थ है, इसमें क्या है, धनावेश है, ठीक है। ये क्या है, आवेशित पदार्थ है, ये क्या है, धनावेश है। और अगर इसको हम लोग ने एक दूसरा पदार्थ जो कि क्या है, उदासीन है, इसके संपर्क में अगर लाया, ठीक है, तो पहले क्या है, उदासीन है। अब इस आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाने पर ये भी पदार्थ कैसे हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अर्थात आवेश इस पदार्थ से इस पदार्थ में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित करना। तो शुरू में देखो ये पहले कैसे था, उदासीन था, लेकिन जैसे ही चालक पदार्थ आवेशित पदार्थ के संपर्क में से लाएं तो ये अब कैसे होगी, आवेशित होगी। यहाँ पे भी देखो, जब ये चालक पदार्थ को इस पदार्थ के संपर्क में नहीं लाए थे तो वो चालक पदार्थ कैसा था, उदासीन था, लेकिन चालक पदार्थ आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाते ही ये चालक पदार्थ कैसे हो गया दोस्तों, आवेशित हो गया, है ना। धनावेश लाए तो धनावेशित, ऋणावेश लाए तो ऋणावेशित। तो इस तरह से आपने घर्षण द्वारा और चालन द्वारा किसी भी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाता है इसको आपने देखा है। अब इसको देखते हैं, प्रेरण द्वारा किसी भी पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले विधि और दूसरे विधि द्वारा हम लोग क्या करते थे, इसमें एक अंतर है, प्रेरण द्वारा और घर्षण और चालन द्वारा। घर्षण द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित करना और चालन द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित करना, ठीक है। जब हम लोग इस विधि द्वारा किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं तो यहाँ पर दोनों पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेरण विधि द्वारा, तो प्रेरण विधि द्वारा बिना संपर्क में लाए हम लोग किसी भी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे शुरू में एक 2 गोले हैं, ये गोला है ए और ये गोला है बी। जैसे ये ए गोला है, ये बी गोला है, ठीक है। 2 गोले हैं, दोनों को हम लोगों ने संपर्क में रखा है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, उदासीन हैं। यहाँ तक समझ आए, दोनों पदार्थ कैसे हैं, उदासीन हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये उदासीन है तो जितने धनावेश रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, यहाँ पे ऋणावेश भी रहेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं जितना धनावेश है यहाँ पे उतना ही क्या है, ऋणावेश है। तो ये पदार्थ कैसे है, उदासीन है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस उदासीन पदार्थ के पास में एक आवेशित पदार्थ लाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक धनावेशित पदार्थ लाएं। अब धनावेशित पदार्थ लाएं तो इसको इसके संपर्क में नहीं रखते हैं, है ना, इसको इससे दूर रखते हैं। तो दूर रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे ये धनावेश हैं तो ये धनावेश इस गोले ए और बी के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और धनावेश को अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अगर ये धनावेश है तो ये ऋणावेश को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है। अब धनावेश को क्या करेगी, धनावेश को ये दूसरे पदार्थ ये कुछ इस तरह से आकर्षित करेगी। ये इस तरह से ऋणावेश क्या हो जाएगी, इस आवेशित पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाएगी और धनावेश किधर चले जाएगा, दूसरे ओर चले जाएगी। क्यों, क्योंकि ये धनावेशित पदार्थ इस धनावेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो इस तरह से पहले पदार्थ पर क्या हो जाएगी, ऋणावेश आ जाएगी और दूसरे पदार्थ में क्या आएगी, धनावेश आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं इन दोनों के बीच। तो होगा क्या, यहाँ पर ऋणावेश अभी भी बने रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, धनावेश इस पदार्थ पर चले जाएगा। ये धनावेश इस पदार्थ पर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इस आवेशित पदार्थ को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद और इन दोनों को लोग को एक दूसरे से कुछ दूरी में रख देते हैं, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इस आवेशित पदार्थ को हटा दिए और इन दोनों गोलों को जो अभी एक दूसरे से दूर है इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है। दूर करने पे क्या होता है कि ये जो ऋणावेश है इस चालक पदार्थ के, ये जो गोला ए है उसके चारों ओर समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है और धनावेश इस गोले के चारों ओर क्या हो जाती है, समान रूप से वितरित हो जाती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हमने इस आवेशित
जो दो गोले हैं जो कि शुरू में क्या थी, उदासीन थी, क्या हमने उसे आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाया? नहीं लाया, ठीक है। लेकिन बिना संपर्क में लाए भी हम लोग ने इसको कैसे किया, ऋणावेशित, और इसको क्या कर दिया, हम लोग ने धनावेशित कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रेरण की क्रिया में बिना संपर्क में लाए किसी भी पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग की प्रेरण विधि है। तो आपने क्या पढ़ा अभी, आवेशन की 3 प्रक्रियाएं पढ़ी। एक होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। पहले 2 जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा, इसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे के क्या होती है, संपर्क में रहती है। तीसरा जो प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा, तो प्रेरण द्वारा हम लोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में नहीं लाते, मतलब एक आवेशित पदार्थ को उदासीन पदार्थ के संपर्क में नहीं लाते। बिना संपर्क में लाए हम लोग उस पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। माँ भारती अकेडमी में बने रहने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भारत के सभी ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।